हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि हमारी एक वीडियो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आएगी और दूसरी उसके क्विक रिवीजन के फॉर्म में। तो ये सब भारत के संवैधानिक विकास का क्या है, क्विक रिवीजन वीडियो है। ठीक, इसमें हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट में ही हम पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लें। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मुख्यतः 4 बातें थी। कौन कौन सी? एक, गवर्नर जनरल जो था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना? फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो हुई कब? 1774 में। क्वेश्चन पूछ दिया हुई कब, तो 1774 में। किस एक्ट के तहत हुई? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कहां हुई? फोर्ट विलियम, कलकत्ता में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के? तो एलिजा एम्पे। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया? अब तक कंपनी क्या थी? सिर्फ जो है एक व्यापारिक बॉडी थी, अब राजनीतिक कार्य भी करने लगी थी। इसके कार्यों का बंटवारा, कार्यों का पृथक्करण किया गया। कौन कौन से कार्यों का? राजनीतिक कार्यों का और व्यापारिक कार्यों का। अब राजनीतिक कार्यों के लिए क्या बनाया गया? नियंत्रण बोर्ड का गठन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। कार्यों का बंटवारा किस एक्ट के तहत हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अब देखिए चार्टर एक्ट 1813, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का क्या था? प्रावधान था। तो क्वेश्चन पूछ दे कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितना खर्च करना था? तो 1 लाख रुपए। और किस एक्ट के तहत ये कहा गया था? तो चार्टर एक्ट 1813। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो है कॉमर्शियल जो मोनोपोली थी इसकी, वो समाप्त कर दी गई। लेकिन 2 चीजों को छोड़कर। क्या क्या? चाय और चीनी। हम कैसे बताते क्लास में याद करने को? चाय और चीनी। इसका मतलब यह है कि चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार। चीनी से चीनी, शुगर मत लीजिएगा, ये चीन है। चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। तीसरी बात, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, जो मिशनरीज का क्या मतलब होता है? जो धर्म प्रचार करती हैं। मिशनरीज क्या करती हैं? धर्म प्रचार। तो उनको प्रचार का अधिकार भी किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो 1813 के तहत। अब देखिए, जब आप ये कहते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो आप आंसर में मारेंगे, क्वेश्चन में जो आप बबल रंगेंगे वो क्या रंगेंगे? चार्टर एक्ट 1813। लेकिन जब वो कहे कि सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, वो इंग्लिश में कंप्लीटली और हिंदी में पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, तो वो चार्टर एक्ट 1833। जैसा कि हम बताए थे कि 1813 या 1833 का चार्टर एक्ट, हर चार्टर एक्ट कितने वर्षों के बाद आता था? 20 वर्षों के बाद। तो आपको अगर एक चार्टर एक्ट याद है 1813, तो उसके 20 वर्ष बाद क्या होगा? 1833। अब देखिए इसमें क्या किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिक। अब देखिए, गवर्नर जनरल की एक परिषद हुआ करती थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जैसे आज होती है ना, वैसे पहले भी होती थी। उसमें कितने लोग हुआ करते थे? 4। जो चौथा आदमी था वो विधि सदस्य के रूप में जुड़ा था, लॉ मेंबर के तौर पे या लॉ एडवाइजर के तौर पे। और वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। अब ये क्यों पूछता है लॉर्ड मैकाले को? क्योंकि लॉर्ड मैकाले ही सीआरपीसी के जनक माने जाते हैं। पहली बार नियमों को, जो क्रिमिनल प्रोसीजर नियम्स थे, उनको कोड में, जैसे एक नेपोलियन कोड आपने सुना हो, इसका मतलब है कि एक सूचीबद्ध तरीके से करना, ये किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। अब देखिए, अब 33 के 20 साल बाद क्या आएगा? 53 आएगा। तो भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत, भारत की अभी जो है व्यवस्था क्या है, गवर्नेंस सिस्टम क्या है? संसदीय प्रणाली है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। और सिविल सेवाएं जो आज आप देते हैं, उसकी खुली भर्ती प्रतियोगिता कब चालू हुई थी? वो भी चालू हुई थी 1853 के तहत। अब देखिए, अब हम बताए थे कि कंपनी का जो रूल है वो कब से कब तक चला था? 1773 से 1853 तक। ये किसका रूल था? कंपनी का रूल था। ठीक है, कंपनी का शासन था। अब हम कहां आ जाएंगे?
क्राउन के शासन में। ये कब से कब चलेगा? 1858 से 1947 तक। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब कंपनी के रूल में क्या हुआ और क्यों कंपनी का रूल आया। आप सभी जानते हैं कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक। तो इनके लिए वो हिला देने वाला, ब्रिटिश क्राउन को हिला देने वाला वो मूवमेंट था। इस वजह से वो अब वह पूरा अधिकार अपने अंडर लेना चाहते थे, ठीक। तो यहीं से अब यहाँ पे जो पद था ये भारत के गवर्नर जनरल का, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। वायसराय के पद का गठन हुआ और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब वायसराय जो था वो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करता था भारत में, ठीक। लेकिन इंग्लैंड में कौन करता था? इंग्लैंड के लिए पद बनाया गया भारत का राज्य सचिव, और एक पद के साथ साथ ये एक 15 सदस्यीय बॉडी थी, एक 15 सदस्यीय जो है इंस्टीट्यूशन था। जैसे अभी आप कहते हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय, तो न्यायालय पूरे सीजीआई और पूरे जजों को मिलके एक पूरा कार्यालय न्यायालय कहलाता है। उसी तरीके से ये भारत का राज्य सचिव एक पद नहीं, एक पूरा कार्यालय है। अब आइए यहाँ पे, अब हम 3 चीजें यहाँ देखते हैं। क्या? पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग, किस एक्ट के तहत? 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब दूसरा, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, किस चार्टर एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। पहला वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग, कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। अब देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। अब इसके नाम में ही काउंसिल है, तो एक चीज यहां से याद कर सकते हैं कि भारतीयों को कानून बनाने के लिए पहली बार प्रतिनिधित्व की जो शुरुआत हुई थी वो किस एक्ट से हुई थी? 1861 से। मतलब अब भारतीय भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में कब शामिल किया गया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, ठीक। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत मिली? 1861 के तहत, ठीक। अब इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी? 6 माह। क्या होगी? 6 माह। आज भी जो हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसकी अधिकतम अवधि क्या होती है? 6 माह होती है, ठीक है। अब ये बताइए कि विभागीय प्रणाली किस एक्ट के तहत आई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। और विभागीय प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। अब यहां आप देखिए कि वायसराय पहला लॉर्ड कैनिंग बना था 1858 में, 1861 में भी यही वायसराय था। तो विभागीय प्रणाली का क्या मतलब होता है? विभागों को इसने बांटा, ठीक। अब आप पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या किया गया? इसमें जो है भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का, लेकिन 6 दिन की नोटिस देने के बाद। एक क्वेश्चन फंसाता क्या है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का और वोट देने का अधिकार मिला, नहीं, सिर्फ बहस का अधिकार मिला। और कब मिला? 1892 के अधिनियम के तहत। देन हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब इसमें क्या था? इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। जैसा कि हम बताए थे, मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। इसके बाद आ जाइए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर क्या दिया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सबसे जरूरी है, पृथक निर्वाचन की शुरुआत यहीं से हुई थी। और किसको मिला था? पहला मुस्लिमों को, ठीक। अब आगे आइए, वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी वायसराय की, उसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। और शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक। और मिंटो ने ही पृथक निर्वाचन दिया, इसीलिए मिंटो को क्या कहते हैं? मिंटो को कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड। तो क्वेश्चन पूछ दे कि फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड कौन है? तो लॉर्ड मिंटो। अब इधर आइए, भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक।
इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया, इसमें सांप्रदायिक आधार पे जो निर्वाचन दिया गया था यहाँ पे मुस्लिमों को, उसका विस्तार करके यहाँ पे सिख, यूरोपियन, क्रिश्चियंस, इनके लिए क्या किया गया, उसका विस्तार किया गया, उसके लिए बढ़ा दिया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। द्वैध शासन में समझा चुका हूं कि क्या होता है, जिसमें दो लिस्ट जो है, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट बनती है, ठीक है, एक आरक्षित लिस्ट। उसके बाद आइए प्रांतों में, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब आया था और केंद्र में द्वैध शासन कब आया था। अब केंद्र में क्या, द्विसदनीय व्यवस्था, आज भी हमारे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है। तो ये केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कहां से आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। अब सबसे महत्वपूर्ण एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए इसमें क्या है, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। किस सरकार की, संघात्मक सरकार की। और केंद्र में द्वैध शासन। अब ये देखिए, यही कह रहे थे हम, आपको याद रखना है कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन था, ठीक उसका उल्टा, और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई। ठीक, अब जब प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई और प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया, तो प्रांत क्या हो गए, प्रांत स्वायत्त हो गए, स्वशासन वाले हो गए, ऑटोनमस हो गए। ठीक, और इसी के तहत जब फेडरेशन आप बनाते हैं तो क्या करते हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं किसी स्टेट को या अलग करते हैं, तो बर्मा को अलग कर दिया गया। लेकिन अलग कब हुआ बर्मा, 1937 में, जो आज का म्यांमार है। अब देखिए, जब आप एक फेडरेशन बना लिए तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल को क्या होता है, फूल डे। तो अंग्रेजों ने हमको क्या बनाया, बेवकूफ, कि पैसा जमा करो, हम तुमको ब्याज देंगे, लेके भाग गए। ठीक, अब आ जाइए इसी में, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई कब, अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस बॉयर। ठीक, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसको याद करने का, इसका सन याद करने का क्या तरीका है, भाई स्वतंत्रता लगा हुआ है तो हमको स्वतंत्रता किस साल में मिली थी, 1947 में मिली थी। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि 2 अधिराज्य, ठीक है, 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना होगी। इसका मतलब 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान की स्थापना होगी। 15 अगस्त 1947 से जब आपको आजाद कर दिया गया, तो सिंपल सी बात है कि ब्रिटिश संप्रभुता जो है खत्म हो जाएगी और संप्रभुता किसके पास चली आएगी, हमारे पास संप्रभुता चली आएगी। ठीक है, और जो राष्ट्रमंडल थे, जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है, उससे अलग होने की भी स्वतंत्रता थी। आप चाहिए तो अलग होइए, चाहिए तो नहीं होइए। ठीक, लेकिन हम लोग क्या हुए, नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू ने इसी के लिए एक कथन कहा था कि यह एक संप्रभुत्व देश का राष्ट्रमंडल में मिलना एक संप्रभुत्व फैसला है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।